नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हंस योग के बारे में। वैसे हमने शॉर्ट वीडियो में हंस योग के बारे में बताया था और कुछ अतिरिक्त वीडियो में भी हमने इसके बारे में एक ब्रीफ सा आइडिया दिया था। अभी हंस योग को अच्छे से समझना हो तो हमें बहुत चीज़ें जानने को मिल जाती हैं। आप लोग जो भी ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो उसमें आप जानते हैं जितना ज़्यादा हम इसको गहराई से समझते जाएंगे उसमें और कई चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन कौन से लग्नों में बनता है। तो उन लग्नों का हंस के लिए, हंस का माने एक प्रकार से वो मति, हमारा जजमेंट पावर, और हंस का विवेक तो आप जानते हैं कि उसका कितना विवेक प्रसिद्ध है। उसका प्रेम, हंसों का जोड़ा जो है वो प्रेम के लिए जाना जाता है और माँ सरस्वती के वाहन के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो बृहस्पति के कारण बन रहा है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि ज्ञान, विजडम, नैतिक मूल्य। तो जब जैसे जैसे आप किसी भी योग को और गहराई से पढ़ेंगे तो आपको कई विशेष बात समझ में आएगी। भाई जनरली हम कोई भी योग पढ़ते हो हमें हाँ भाई ये योग इस राशि में बनता है और उच्च का होगा, स्वराशि का होगा तो बन जाएगा। लेकिन जब हम और डिटेल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आती है कि हंस योग केवल जो भी चर लग्न राशियां हैं उनमें बनेगा या जो द्विस्वभाव लग्न राशियां हैं उनमें बनेगा। अनेक प्रकार से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को हानि उठाना पड़ा है, लेकिन आप गहराई में जब पढ़ रहे हैं तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है कि हंस जो योग है, बृहस्पति का जो निश्चलता है, निश्चल प्रेम करने का जो बल है, और जो माने सात्विक बलों में बृहस्पति जैसा कोई भी नहीं। आप जानते हैं सबसे कठिन काम, लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। कठिन काम पैसा कमाना होता है, कठिन काम अपना स्टेटस मेंटेन रखना होता है, कठिन काम होता है विवाह बहुत अच्छे परिवार में करना, ऐसे अलग अलग। लेकिन गुरु आज्ञा से हमने थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया और गुरुओं के सानिध्य से जो प्राप्त किया, उससे ये सीखा कि सबसे कठिन काम है उस बंधन से मुक्त होना, मोक्ष, मुक्ति जो हमारे पास है उसको छोड़ा कैसे जाए। पता लगा हमने इतनी संपदा जोड़ ली, अब जाना भी है, और वो तो अटल सत्य है, वो तो मैंने मेरे कहने ना कहने से बदला तो जा नहीं सकता है। तो सबसे कठिन काम है छोड़ना, मुक्ति, मोक्ष। तो उसके जो दक्ष प्लैनेट माने जा सकते हैं वो बृहस्पति यदि हमारा अच्छा है तो आप संसार में बढ़िया विवेक से कमाएंगे भी, और जब समय आएगा तो आपको भय नहीं होगा कि भाई वो ठीक है, मेरा जो कर्तव्य था गृहस्थ जीवन में मैंने अर्थोपार्जन किया और जो मुख्य मुख्य कामनाएं थी उनकी पूर्ति भी करी, अब मुझे मुक्ति की ओर जाना है तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो हंस योग में सत्व बल बहुत बढ़ जाता है। मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को कहता सुन रहा था कि भाई ये महापुरुषों में एक योग बनता है, तो वो कुछ मैथ से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि इतने हजार लोगों में, इतने करोड़ लोगों में हो जाएगा तो वो सब महापुरुष हो जाएंगे। मुझे तो लगता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये परिभाषा तो ठीक नहीं है। ऐसा माने हम उनको, हालांकि देखिए कण कण में ही परमात्मा है, हर जीव में परमात्मा है, हर मनुष्य में परमात्मा है, वो तो बात सही है। लेकिन जब हम अच्छे अच्छे योग कुंडली में ज्यादा देखते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है वो संसार की सही समझ रख पाता है। ठीक हो गया। तो इसलिए कोई ऐसा व्यंग दृष्टि से देखना कि भाई हंस योग है तो क्या आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, इस प्रकार से मुझे लगता है ये तो गलत तरीका है। एस्ट्रोलॉजी को हम ना तो अपने आप को बहुत बड़ा मान सकते हैं और ना हम अपने आप को छोटा मान सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ईश्वर ने बनाया वो एकदम सही है, तो उसके बनाने में या उनके अनुसार जो हम एलिजिबल हैं इस युग के, तो इस युग में आए तो युग को या समय को कोसना वो ठीक नहीं है। तो ज्यादातर आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं नहीं, नो नो,
खराब है, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है अभी वो वैसी समझ हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि मैं इसमें ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि मैंने हासिल कर लिए, मैं भी निश्चित रूप से कई बार इन शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन मैंने इतना तो सीख लिया है कि ये हमारी बुद्धि का फेर है, हमारे मन की शरारत है कि हम अपनी मेरे जीवन में मैंने बहुत अच्छे कर्म शायद किए भी हों, कुछ गलतियां भी हुई हैं, उस अनुसार मुझे चार्ट मिला है, जीवन मिला है, तो कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, तो बुराइयों को भी स्वीकार करना आना चाहिए, अच्छाइयों को भी स्वीकार करना आना चाहिए। अगर जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तो मुझे एकदम अहंकार में नहीं डूब जाना चाहिए। कुछ कमी आ रही है, कुछ खराब हो रहा है, तो जीवन में ईश्वर को, परमात्मा को, मेरे साथियों को कोसना नहीं चाहिए। तो सहज होकर जीवन जीना, और एस्ट्रोलॉजी को माने सूत्र तो बाद में समझ में आएंगे, पहले हमें अपने विवेक को जगाना होगा। जो और विवेक जागृत करने का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति। आप जानते हैं हंस योग कैसे बनता है, वो तो आप माने उस पर हम ज्यादा विशेष समय नहीं देंगे। हंस योग केंद्र में, केंद्र आप कौन कौन से भाव समझते हैं, 1, 4, 7, 10, ठीक हो गया। केंद्र में बृहस्पति हो और कौन सी राशि में हो, वो स्वराशि हो या उच्च राशि हो। तो स्वराशि कौन सी है उसकी, धनु राशि और मीन राशि। उच्च राशि कौन सी है, कर्क राशि, ठीक हो गया। तो यह बात तो आपको समझ में आ गई है कि क्योंकि केंद्र में भी आना चाहिए, चाहे वो लक्ष्मी माने लग्न से केंद्र में आए और चाहे वो चंद्र से केंद्र में आए, ठीक हो गया। तो चंद्र से केंद्र का मतलब होता है कि व्यक्ति ज्यादा महसूस करता है, और लग्न से केंद्र का मतलब समाज ज्यादा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। तो अगर इस पर कोई विवाद चलता है तो मुझे लगता है समाज में तो ये मैसेज जाना ही चाहिए कि व्यक्ति अच्छा सत्व का पालन करता है, इसका विवेक बहुत अच्छा है, तो ये लग्न से थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि चंद्रमा से भी देखा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई है, इस कारण से, क्योंकि वो कर्क राशि में, धनु राशि में और मीन राशि में ही बृहस्पति के आने पर बन रहा है, इस कारण से चर लग्न राशियां माने 1, 4, 7, 10 और द्विस्वभाव लग्न राशियां 3, 6, 9, 12, इन्हीं में हंस योग बन सकता है, ठीक हो गया। स्थिर लग्न राशियों में हंस योग नहीं बन सकता। आपको समझ में आ रहा होगा भाई, अगर हम 2, 5, 8, 11 अगर ये केंद्र में आ रहे हैं तो फिर तो वैसे ही इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि केंद्रों के हिसाब से बृहस्पति स्वराशि इन लग्नों में नहीं होगा, माने स्थिर लग्नों में, स्थिर राशियों में वो केंद्र में नहीं आएगा। और केंद्र का भी क्यों चुना गया, एक शॉर्ट वीडियो में भी हमने बात बोली थी। केंद्र एक प्रकार का कैबिनेट मिनिस्टर की तरह किसी ग्रह को देखते हैं, माने किसी ग्रह का रैंक और ज्यादा बढ़ जाएगा यदि वो केंद्र में बैठकर, भाई कोई रिमोट एरिया का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, निश्चित रूप से उसको एमपी होने का या एमएलए होने का जो बल है वो तो प्राप्त होगा, लेकिन वो रिमोट एरिया से फिर उसको केंद्र सरकार की अनुशंसा से उसको कैबिनेट में जगह मिल जाए, तो फिर वो चाहे किसी भारत के सुदूर प्रांत का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा व्यक्तियों की नजर आ जाती है कि वो हमारे माने प्राइम मिनिस्टर्स में से, माने जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर्स हैं उनमें बन जाता है, ठीक हो गया। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि जो केंद्र है, केंद्र को एक प्रकार से प्राइम हाउसेस में से गिना जा सकता है, ठीक हो गया। और शॉर्ट वीडियो में हमने ये बात भी बताई थी कि जो धी की बात करते हैं, धी कहीं ना कहीं वो हमारे विवेक से जुड़ा हुआ है,
बृहस्पति के उस बल से जुड़ा हुआ है। तो धी में भी बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि, ये चार जो धी हैं, इन चार केंद्रों में ज्यादा दिखाई देती हैं। ठीक हो, यानी प्रथम भाव में यदि वो है विवेक का बल, तो वो बुद्धि के रूप में सेरेब्रम, बुद्धिमान, ज्यादा दिखाई देगा। चौथे भाव में यदि धी का बल है तो वो शुद्धि के रूप में मन निर्मल, हृदय की निर्मलता, इस प्रकार के रूप में ज्यादा दिखाई देगा। सातवें भाव में अगर वो धी का बल है तो वो हमारी वृद्धि, ठीक हो गया। इसमें पार्टनर की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। फिर अगर बृहस्पति सातवें भाव में बैठकर उच्च या स्वराशि होता है तो वो वृद्धि बल को और ज्यादा बढ़ाएगा। रिलेशनशिप, विवाह को लेकर, किसी भी जो व्यापारिक हमारा एग्रीमेंट है उसके लिए बहुत बढ़िया होगा। हमारा पब्लिक इंटरैक्शन, जो हमारी आमने सामने मीटिंग होती है, वो सातवें भाव से देखी जाती है, तो वो वृद्धि के लिए, ठीक हो गया। बृहस्पति वो ठीक है, हम मानते हैं कि सात्विक ग्रह है, लेकिन उसको स्वर्ण का, सोने का कारक भी माना जाता है। अच्छे परिधान, शुभ लक्षण, ये सब भी बृहस्पति देने वाला होता है। तो यदि वृद्धि भाव में बृहस्पति बल प्राप्त कर रहा है तो पहनने को बहुत ही सुंदर परिधान भी प्राप्त होंगे, और जो हमारा व्यापार होगा वो पूरी तरह से हम सत्व पर टिका होगा। वैवाहिक पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे लक्षण वाला होगा। और फिर 10वां भाव सिद्धि, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, वो हम 10वां भाव। कई व्यक्ति का व्यक्तित्व माने फर्स्ट इंप्रेशन कई बार इतना अच्छा नहीं होता है, माने लग्न थोड़ा कमजोर है, लेकिन 10th हाउस बहुत ही ज्यादा बली है, तो वो उनका बल ही दिखाई देता है उनके ऑफिस प्रमाइसेस में। कहता मैं मिला था, ठीक ठाक व्यक्तित्व है, मुझे कोई इतना प्रभावशाली नहीं दिखा जैसे आप बता रहे थे। कहते ठीक है, आप एक बारी ऑफिस प्रमाइसेस में जाके मिलिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये है कौन वास्तव में। तो किसी किसी का जो विशेष बल है, कार्य सिद्धि है, वो 10th हाउस में ही, या कहीं 10th हाउस से ही हमारा स्टेटस पहचाना जाता है, तो इसलिए इसको धीमे सिद्धि भाव माना जाता है। तो यदि बृहस्पति 10वें भाव में बैठकर उच्च के हो रहे हैं, स्वराशि के हो रहे हैं, तो वो एक सिद्धि योग में मदद करने वाला होगा, कार्य स्टेटस के हिसाब से बहुत बढ़िया माना जाएगा। और फिर आप उन राशियों को भी समझ सकते हैं जिन राशियों में बैठकर हंस योग बन रहा है। आपने कभी भी देखा होगा पति पत्नी में आपस में प्रेम के लिए हंसों का जोड़ा है, सारस पक्षी है, इनका चित्र लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जैसा विचार चलेगा वैसे ही प्रभाव हमारे जीवन में आने लग जाएगा। हंस बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग बर्ड है, एक बार जोड़ा बनाता है तो सामान्यतः अपना पूरा जीवन उसी के साथ रहता है। बड़ा विवेकवान, वो याद रखता है कहाँ मैं गया था, बहुत बुद्धिमान पक्षी है। उसका विवेक के लिए हम जानते हैं, आपने ये जरूर इस प्रकार का सुने होंगे हंस के विवेक के बारे में, कि कितना अच्छा विवेक है उसका, माँ सरस्वती के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति के किसी के भी चार्ट में हंस योग बनेगा, उसके बौद्धिक स्तर को तो बढ़ाएगा ही, और हम उसके लग्न अनुसार, राशि के अनुसार, कौन से भाव में बैठकर वो हंस योग बना रहे हैं, उस अनुसार हम और भी कई बढ़िया चीजें समझ सकते हैं। अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि वो चर लग्न राशियों में बनेगा, द्विस्वभाव लग्न राशियों में बनेगा, ठीक है, और कर्क राशि में बनेगा, धनु राशि में बनेगा, मीन राशि में बनेगा। आपको यहां पर एक बात और समझ में आ रही होगी कि राशियों में भी ज्यादा प्रभुत्व हो रहा है मोक्ष राशियों का, 4, 8, 12, माने 8 राशि में बैठकर बृहस्पति हंस योग तो नहीं बना सकता है, लेकिन दृष्टि का प्रभाव मोक्ष त्रिकोण माना जाता है। अगर बृहस्पति कर्क राशि में बैठकर
हंस योग बना रहा है किसी भी चर लग्न में। आप समझ रहे, चर लग्न में ही बृहस्पति केंद्र में आ सकता है। माने चाहे इसको मान ले आप, हमने इसीलिए कलर अलग अलग किए ताकि आप थोड़ा और बढ़िया ढंग से समझ सकें कि ये मेष लग्न है तो ये कर्क लग्न की कुंडली मान रहे हैं, तो कर्क लग्न में वो फिर फर्स्ट हाउस बन जा रहा है और फिर वो बुद्धि के लिए जाना जाएगा। तो इन शब्दों को भी आप बहुत अच्छे से समझें कि वो बुद्धि को, हमारा सेरेब्रम पर ज्यादा विशेष मददगार होगा। इसी प्रकार से और फिर राशि का बल भी हमें ऐड करना है। कर्क राशि, एक लाइन में कर्क राशि को बोलना हो तो क्या है कर्क? हृदय, माता। हृदय माने हमारा जो विचार चल रहे हैं हृदय में, वो उसमें ज्यादा रुकावट नहीं है। अगर हृदय में बड़ी रुकावट है तो उसको फिर समस्याएं होने लग जाती है, मन बड़ा बेचैन रहता है। हृदय घात जैसे घातक जो अलग अलग प्रकार आप समझ रहे हैं कि जिस कारण से हृदय घात से हार्ट अटैक बढ़ने लगा है, ऐसे हृदय के रोगों को कम करने का दमखम ज़ोडिएक भवचक्र का चौथा भाव कर्क लग्न से चौथा भाव अगर वो बली है तो वो एकदम कम हो जाता है। आपका लग्न कोई भी हो, कर्क राशि बहुत बली है तो उसका असर निश्चित रूप से हृदय वाले पार्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा अनावश्यक चलता रहता है विचार, एक विचार खत्म हुआ नया शुरू हो गया, ये सब चलता रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो चौथा भाव है, कर्क राशि ज़ोडिएक का चौथा भाव है, वो प्रभावित है। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये यदि आप समझ रहे तुला लग्न में पड़ेगा तो इसको फिर यहां से फर्स्ट गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर ये तुला लग्न की कुंडली में 10वें भाव में बृहस्पति पड़ेगा और 10वां भाव मैंने बताया सिद्धि भाव माना जाएगा, केंद्रों में जो धी भाव है। और बृहस्पति स्टेटस के हिसाब से, ऑफिस प्रमाइसिस के हिसाब से काम करेगा। हालांकि हमारे जो सामान्य प्रचलन में नियम है, बृहस्पति ज़ोडिएक का जो 10वां स्थान है मकर राशि, उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं बना है। आप जानते हैं कि जो ऑफिस प्रमाइसेस है वहां पर बृहस्पति अपने आप को थोड़े से सैड महसूस करते हैं। भाई बृहस्पति तो भाई सत्व हैं, उनसे आप तपस्या कराइए, उसमें घर के मंदिर में बैठकर आराधना करने के लिए बहुत बढ़िया है वो। लेकिन हमारे ऑफिस प्रमाइसेस स्टेटस के लिए तो बृहस्पति तो अलग प्रकार का स्वभाव है उनका, तो थोड़ा सा संकोच वृत्ति तो रहती है। जो मुख्य कर्म बने हैं, जहां कोर वर्क किया जाएगा, शरीर से ज्यादा कर्मठ जो कर्म किए जाते हैं, अगर इस प्रकार के कर्म में व्यक्ति संलिप्त है तो बृहस्पति अकेला यदि दशम भाव में है तो वो शरीर के हैवी जो वर्क है उससे थोड़ा संकोच करता है। वो बौद्धिक कार्य से अपनी जीवनी चलाने पर विचार ज्यादा करेगा। यानी जो रूटीन में हम ऐसा विचार करते हैं, भाई ऑफिस में कोई व्यक्ति है तो शरीर को ज्यादा प्रयोग करके कोर वर्क से तो हम भाग नहीं सकते हैं ना, हमें वो तो करना ही चाहिए। तो बृहस्पति ज़ोडिएक के 10वें भाव मकर राशि वहां पड़ती है तो वो डेबिलिटेटेड, सैड माने जाते हैं। ठीक हो गया, नीच राशि उनकी मानी जाती है। तो वो किसकी फेवरेट राशि है? मकर राशि। मकर राशि मंगल जैसे कमांडर जो बिल्कुल भी अब शक्तिहीनता उनको महसूस ही नहीं होती, वो लगातार लगे रहते, वहां वो एग्जॉल्टेड माने जाते हैं। तो बृहस्पति से लिए थोड़ा संकोच करते हैं 10वें भाव में, लेकिन किन प्रोफेशंस में वो अच्छे माने जाते हैं मैंने अभी बताया। बौद्धिक कोई कार्य है जहां शरीर का बलाबल ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो, शरीर का जो शारीरिक श्रम
मिनिमम अगर हम कर रहे हैं, उस दृष्टि से बृहस्पति का 10वें भाव में आना अच्छा बताया जाता है। तो आप वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कहा। इसी प्रकार से मकर लग्न की कुंडली अगर है, तो अगर ये फर्स्ट बन जाता तो फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7वां भाव यहां बृहस्पति उच्च के आगे, ठीक हो गया, और हंस योग बन गया। अब यहां बैठकर वो देखेंगे 11वें भाव को भी, और मान यहां से गिनेंगे तो 7 तो ये हो गया है, 7 8 9 10 11, और यहां से ये इस भाव को भी देख रहे हैं, ठीक हो गया, माने तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तो हंस योग का लाभ हमारे प्रिय मित्रों में, हमारे पड़ोसियों में, और माने अगर मकर लग्न की कुंडली में हंस योग बन रहा है, तो सबसे बड़ा लाभ हंस योग का उसके पार्टनर के जरिए उसको प्राप्त होगा। उसका बिजनेस प्रमाइसेस वाला पार्ट बड़ा ही निर्मल, शुद्ध माना जाएगा। वो जो पब्लिक मीटिंग कह लें आप उसको, कोई बिजनेस मीटिंग वो जो करते हैं वो बहुत बढ़िया रहेंगी। और साथ साथ उनका पड़ोसी, उनका प्रिय मित्र, उनका सहोदर, भाई बहन, वो बड़ा ही सत्व से भरा होगा। उनकी आय में कभी ये चीज समाज में नहीं जाएगी। मैं मकर लग्न के चार्ट में हंस योग निर्माण की बात कर रहा हूं कि उनके आय भाव को लेकर, उनके पेपर वर्क को लेकर कभी ये बात नहीं जाएगी कि ये कि माने ये कुछ अपने प्रिय मित्रों से कुछ तामसिक वृत्ति का प्रयोग करते हैं। ये जरूर होता है, वो मकर लग्न सभी को होता है कि जो मकर लग्न का जातक होता है वो प्रिय मित्रों से सामान्यतः कम शब्दों में अपनी बात करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि मकर लग्न से जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 11वें भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है। वृश्चिक ज़ोडिएक का अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे माना जाता है, ठीक हो गया। तो वो कम प्रिय मित्र लेकिन बहुत ही विश्वास पात्र यदि मकर लग्न के चार्ट में हंस योग बन रहा है, तो ये सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा भी अगर मकर लग्न के चार्ट में हंस योग है तो बृहस्पति कहां है? 7वें भाव में। 7वां भाव क्या है? वृद्धि भाव, ठीक है। और उसका लाभ तीनों मोक्ष त्रिकोणों को मिलता है, ठीक हो गया। तो मैंने बोला ना, ये एक प्रकार का छोड़ने की प्रवृत्ति में माहिर है और सबसे कठिन काम है छोड़ना। तो जब मित्रों से बात होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे कल ही बात हुई थी। अदरवाइज 6-6 महीने, साल भी अगर बात नहीं होगी तब भी संबंध खराब नहीं होंगे यदि मकर लग्न के चार्ट में हंस योग बन रहा है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि मोक्ष राशियां हैं, वो छोड़ने में भी माहिर है। रिटायरमेंट लाइफ जब होगी तो ऐसा नहीं कि मित्र को इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई इससे मुझे क्या लाभ। मित्र से उतना ही प्रेम है, लेकिन उनको पता है जीवन में मुझे अब साधना भी करनी है, संसार के साथ साथ मुझे साधना भी करनी है। तो इसलिए वो बड़ी सरलता से अपना कम्युनिकेशन, अपना टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जब चाहे तब म्यूट कर सकते हैं, एकदम बंद कर देंगे, किसी से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और जब बात करेंगे ऐसा लगेगा भी कल ही बात की थी। ये विशेष बल मैंने जैसे बताया कि मोक्ष राशियां ज़ोडिएक की 4 8 12 कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों का विशेष महत्व हंस योग में, क्योंकि एक तो राशि कर्क ही है जिसके कारण से हंस योग बन रहा है, एक मीन राशि है जो ज़ोडिएक का 12वां स्थान, फाइनल मोक्षा। जो हम खर्च करते हैं, पैसा खर्च करना, वो हालांकि देखिए कई लोगों को लगता है कि सर ये तो शॉपिंग का आनंद है, लेकिन कई लोगों के लिए पैसा खर्च करना बहुत मुश्किल है। वो
उनको ऐसा लगता है पैसा केवल कमाने के लिए होता है, मेरी तिजोरी में एक भी अगर पैनी कम हो रही है तो उनको बहुत ज्यादा चुभता है। और आप समझ सकते हैं उनकी डिपार्चर ऑफ सोल में ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। जब उनका 60+ वाला जीवन आता तब भी ऐसे समझते हैं कि मेरे गिनती में जब मैंने इतने करोड़ रुपए जमा करे थे, अगर इसमें एक भी कम होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो फिर वो उसका अंतिम यात्रा में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। इसलिए 12वें भाव का जो बल है, ज़ोडिएक का 12वां भाव क्या है? मीन राशि। वो हमें छोड़ने में पारंगत बनाता है। और जो 12वें भाव में शुक्र को हम एग्जॉल्टेड मानते हैं, उच्च का, उसको बोलते हैं शॉपिंग का आनंद। ये भी किसी किसी के बस में होता नहीं। तो कई लोग शॉपिंग करके आते कई महीनों तक रोते रहते हैं कि मैंने धन खर्च कर दिया, क्यों खर्च कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। माने मैं अपव्यय के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर हमने कहीं धन लगाया है तो इतना बल होना चाहिए कि भाई ईश्वर हमें पुनः आशीर्वाद देंगे। अभी तो जो हमारा पैसा था वो हमारे भवन में लग गया, हमारे किसी रेनोवेशन के काम में लग गया, कोई बात नहीं। तो ये वाला जो भावना है, खर्च करने के बाद रिग्रेट ना करने वाली भावना, ये 12वें भाव का बल है। तो मीन राशि भी मोक्ष राशियों में गिना जाता है। ठीक हो रहा है? तो आपको वो वाला बल ज़ोडिएक का भी ध्यान रखना है। और फिर द्विस्वभाव लग्नों में भी कहीं भी बड़े, मैंने द्विस्वभाव लग्नों की भी मैंने तो काफी ज्यादा जरूरत महसूस की है आज के समाज में। द्विस्वभाव लग्न यानी 3, 6, 9, 12 बहुत माने बहुत ही ज्यादा ऑबिडेंट कहें, चली आ रहा जो सिस्टम है उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेना और उस अनुसार, समाज अनुसार चलना, ये 3, 6, 9, 12 ज्यादा बेहतर समझते हैं। बजाय कि हम 3, 9, 12 माने द्विस्वभाव लग्न की बजाय हम चर लग्न और स्थिर लग्नों पे बात करेंगे। उनको तो फिर भी, जैसे चर लग्नों के साथ समस्या क्या होती है, जो चली आ रही मान्यताएं हैं अगर वो जरा सा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उनमें, तो ये विद्रोह करने लग जाते हैं। फिर 1, 4, 7, 10 लग्न राशियां और 2, 5, 8, 11 ऐसे हैं चली आ रही मान्यताओं का पालन वो करते हैं, लेकिन अगर उसमें बड़ा बदलाव होगा तो फिर ये उसका विरोध करते हैं। तो और इस मामले में ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है कि भाई कोई बात नहीं, उसमें एड ऑन भी होने चाहिए, लेकिन हमारा जो कोर है वो नहीं बदलना चाहिए। तो वो 3, 6, 9, 12 कि भाई हमें जो समय अनुसार ईश्वर की इच्छा से जो भी हमें परिस्थितियां मिली हैं, हमारा व्यवहार मिला है, संवैधानिक बल मिले हैं, संविधान की दृष्टि से संविधान में बड़े बदलाव की जरूरत 3, 6, 9, 12 ऐसा मानते हैं कि ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे अगर बदलाव भी होते रहे हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो काफी ज्यादा ऑबिडेंट कहा जा सकता है 3, 6, 9, 12 के हिसाब से। वो मैंने पुराने कई वीडियो में बताया है। और मैं तो मैंने अगर कभी ऐसा होगा कि हम उसको और बढ़िया देख पाएंगे, मैं भी मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत बढ़िया देख पाता हूं, लेकिन फिर भी अगर और बढ़िया देख पाएंगे तो जैसे अच्छे जो सरकार के ऑफिस हैं जहां पर ऑबिडेंट एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो ये जो पक्ष है 3, 6, 9, 12 वाला, ये सरकार की सहमति जो होगी उस अनुसार ही कार्य करेगा। नहीं तो आपने देखा कई बार सरकार की सहमति के जो सरकार की जो बात है, कोई आदेश है, उसका विरोध सरकार के अपने लोग करने लग जाते हैं। तो ऑफिस एम्प्लॉयज में यदि 3, 6, 9, 12 की संख्या बढ़ जाती है तो वो सरकार के पक्ष के सबसे बड़े पक्षधर बन जाते हैं कि नहीं नहीं सही है, आपने जो किया है बहुत विचार से किया है। तो आप समझ रहे हैं इसमें 2 का जो लॉर्ड है वो 3, 6 में बुद्ध के पास है जो बुद्धि के लिए जाना जाता है, और 9, 12 जो है वो ज्ञान विजडम के लिए जाना जाता है, बृहस्पति। तो इन्हीं 4 लग्न राशियों में बनता है। और फिर हम उसी प्रकार से फिर जैसे बृहस्पति यहां बैठकर बना रहा है, अगर धनु राशि पढ़ रही तो धनु का मतलब क्या होता है, धनु राशि को एक लाइन में यदि डिफाइन करना हो, जैसे कर्क राशि को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो वो
नर्चरिंग नेचर, मदर, माता, राजमाता की तरह देख सकते हैं। ठीक हो गया। हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग। इसी प्रकार 9 नंबर, एक लाइन में बताना हो तो राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित, जो अपनी बातों को लेकर बड़ा बोल्ड होता है, जो उसको कहना है वो कह ही देता है। ठीक हो गया। तो 9 धनु। तो अगर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर पड़ रहा है तो ये जो हंस योग होगा, इसका सबसे ज्यादा फायदा बुद्धि, धी में बुद्धि वाले पार्ट को मिलेगा। और फिर आपको 9 नंबर को और ज्यादा समझना है तो फिर प्रथम भाव में यदि 9 नंबर आ रहा है तो फिर एकदम बुद्धि का इस्तेमाल, कोई माने आक्रामक नहीं होता है धनु लग्न राशि वाला। लेकिन वो बात जब ऐसा करता है कि अगर इसने अपराध किया है और इसके लिए मृत्युदंड है तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए। माने कोई ऐसा झगड़ा करना, हमला करना, ऐसा स्वभाव धनु लग्न राशि का नहीं है, लेकिन बातों में एकदम निर्भीक है। वो जो उसको कहना है वो कहेगा ही। तो ये है क्वालिटी धनु लग्न राशि की। तो यदि प्रथम भाव में धनु है तो आपको समझ में आ रहा है वो बुद्धि पर उसका पूरा प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन देखते ही कि भाई ये पूरा हंस योग है, वो बुद्धि पर छा गया। इसी प्रकार से यदि कन्या लग्न पर हंस योग बन रहा है तो आप समझ रहे 6 यहां पड़ेगा फिर, या इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि जो ग्रीन डॉट हमने लगाया है वहां से गिन लें आप, ये 1 2 3 4। तो अब जब कन्या लग्न में हंस योग बन रहा है तो वो कहां से बनेगा? चौथे भाव से बनेगा। चौथा भाव क्या है? माता, भवन सुख, वाहन सुख, घर का मंदिर, प्रजातंत्र, हृदय की निर्मलता। और 4 धी में से चौथे भाव को शुद्धि के लिए जाना जाता है। तो जो मैंने बोला हृदय की निर्मलता, तो एकदम शुद्ध अपने विचारों को लेके। तो कन्या लग्न वालों को जो हंस योग है उसका ज्यादा लाभ चौथा भाव, मदरलैंड, माता सुख, घर के मंदिर से संबंधित विषयों में मिलेगा। यहां से आप इसकी दृष्टियों का संबंध भी समझ सकते हैं। भाई अगर कन्या लग्न वाले हैं तो फिर बृहस्पति चौथे में बैठकर 8वें और 12वें भाव को, क्योंकि आप समझ रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव 9 10 11 12, बृहस्पति की जो अतिरिक्त दृष्टियां हैं वो 5 और 9 के पास है। 7वीं तो है ही ऑफिस प्रमाइसिस में, लेकिन अतिरिक्त दृष्टियां जो हैं वो ज़ोडिएक भौचक्र की, जो आप समझ रहे थे वृश्चिक राशि है, वो कहीं ना कहीं 8वें भाव का बल लेकर चलती है। और यहां पर भी माने जो कन्या लग्न राशि वाले हैं उनको भी यदि हंस योग बनता है तो उनको 8वां भाव इंक्लूड हो रहा है। इसी प्रकार से 12वां भाव भी इंक्लूड हो रहा है। तो 12वां भाव यानी फाइनल डिपार्चर ऑफ सोल, गुरु का घर, और जैसे मैंने बताया शॉपिंग, खर्चा, इन विषयों को लेकर हंस योग का लाभ विशेष रूप से मिलेगा। और भाव के अलावा हमें यह देखना भी आना चाहिए कि उस भाव में कौन सी राशि पड़ रही है। अगर 8वें भाव में मेष राशि पड़ रही है और 12वें भाव में सिंह राशि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि 8 और 12 में पड़ रही है, तो फिर मेष राशि से प्रभावित 8वां भाव कैसा होगा? मेष यानी कमांडर का ऑफिस। ठीक हो गया। तो जो कन्या लग्न का जातक है उसके कुंडली में यदि हंस योग बनेगा
तो वो अपने मृत्यु को लेकर या ऐसा कोई भी व्याधि को लेकर निर्भीक रहेगा। आप जानते हैं सबसे माने इम्यूनिटी में सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं मेष, धनु और सिंह, ये तीन जो अग्नि तत्व लग्न है, और इन तीनों में भी सबसे स्ट्रांग माना जाता है मेष। तो जब मेष हमारे 8वें भाव में पड़ रहा है तो मेष को व्याधियों से रिलेट करते हैं। मृत्यु का भय नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। और इनको जो मेडिटेशन जिसको बोलते हैं हठ योग, कड़ी साधना करने में ऐसे लोग सक्षम होते हैं। अगर कन्या लग्न का कोई जातक है, उनको हंस योग है, अगर वो एक बार लग जाए पीछे, मुझे जागरण करना ही है, मुझे मूलाधार चक्र को सहस्त्रार तक लेकर आना ही है, उसके पीछे पड़ जाएंगे। माने एक प्रकार का जो कमांडर का ऑफिस का बल है वो अपने 8वें भाव में पूरा का पूरा लगा देंगे। और अगर मंगल का बल है फिर कहना ही क्या। इसी प्रकार से कन्या लग्न राशि जातकों के लिए जो हंस योग बन रहा होगा उसमें 12वां भाव भी शामिल है। तो 12वां भाव क्या होता है? एक्सपेंडिचर, खर्च, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, गुरु आश्रम। तो उनका जो ये वाला पार्ट होगा उसमें अब एक किंग जैसा रोल भी शामिल हो जाएगा, बिकॉज लियो को सभी लग्नों का राजा मानते हैं, सिंह लग्न राशि, और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं जब भी बात करेंगे गुरु आश्रम की तो सत्ता, उच्च अधिकारी जरूर शामिल होंगे कि भाई मैं वहां गुरु के घर गया था, वहां मुझे बहुत बड़े बड़े अधिकारी मिले। और जब भी हम इसी प्रकार बात करते हैं अपने एक्सपेंडिचर की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन लैंड की, उसमें भी 5 नंबर यानी किंग, कोई बड़ा अधिकारी, कोई राजनीतिज्ञ बहुत बड़ा, कोई ऐसे नौकरशाह बड़े, वो आपके फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट से जुड़कर आपका यश बढ़ाएंगे। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए 12वें भाव में सिंह राशि पड़ रही है और उस सिंह राशि को बृहस्पति की दृष्टि लगी हुई है। तो जब इनका रिटायरमेंट लाइफ की बात आती है, वयोवृद्ध इस प्रकार बात करते हैं, उन दिनों पर इनको कभी जो इनके सीनियर रहे हैं वो सब इनको बहुत प्रेम से रखते हैं। इनके सीनियर भी इनके रिटायरमेंट लाइफ में साथ बैठकर साधनाएं, प्रैक्टिस, योग, मेडिटेशन सब करते हैं। आप समझ रहे हैं क्योंकि 8वां भाव वहां मेष राशि पड़ रहा था कन्या लग्न वालों के लिए, 12वें भाव में सिंह राशि पड़ रहा है। तो उस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि 8वें भाव कुंडलिनी जागरण, 12वां भाव फाइनल मोक्षा, डिपार्चर ऑफ सोल, शॉपिंग पार्ट में भी वो इंप्रेशन आपको दिखाई देगा। अक्सर कन्या लग्न वाले जब भी बाहर लंबी यात्रा करने जाते तो इनके सीनियर, बॉस, कोई बड़े पॉलिटिशियन, अधिकारी, इन लोगों को विशेष रूप से एक बल के रूप में सामने आते हैं कि सर आप भी यहां पर, इस प्रकार का इनको बल प्रदान होता है। और हंस योग है तो फिर आप समझ रहे हो उसका सबसे ज्यादा लाभ आध्यात्मिक रूप से ही मिलेगा। आसान हो जाता है डिपार्चर ऑफ सोल, जो मैंने बोला सबसे कठिन काम है। अलग अलग परिभाषाएं व्यक्ति देते हैं और जब तक हम, मेरी बुद्धि में जो विचार है उसी प्रकार से मैं अपना ओपिनियन देता हूं, देना भी चाहिए, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो बदल तो नहीं सकता है। तो हम में से कई लोग हैं जो इस बात से एग्री शायद नहीं करेंगे कि सर आप गलत बोल रहे हैं, कि सबसे कठिन काम छोड़ना नहीं है, सबसे कठिन काम तो प्राप्त करना है। आप पैसा कमा के देखिए तब आपको पता लगेगा। ऐसी ऐसी बातें व्यक्ति के मन में आ सकती हैं,
लेकिन हम तो बाय द बुक जान जाएंगे, अब बाय द मन जाने लग जाएंगे तो समस्याएं हो जाएंगी। तो वास्तव में ही जब आपने कुछ इकट्ठा कर लिया है, हमें बड़ा ज्यादा मोह हो जाता है अपने घर के साथ, हमारे अपने अपनों के साथ बड़ा मोह हो जाता है, उनको छोड़कर जाना सबसे कठिन काम है। तो वो, और कई ऐसे साधक हैं भी जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया और उसके बाद बड़े ही सहज तरीके से वो छोड़ दिया। निश्चित रूप से ऐसे जातकों के चार्ट में 4, 8, 12 का बल तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसमें भी, उस बल में भी हंस योग का लाभ अगर है तो ऐसे लोगों को छोड़ने में समस्या नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि हंस योग वाला कोई भी प्राप्त धन उसको छोड़ देता है। सही समय पर क्या करना चाहिए वो गुरु से बेहतर कौन समझता है। हमारे गुरु आश्रम में यह भी सिखाया गया, माने अभी तो ठीक है स्कूल की परंपरा चली है, पहले गुरुकुल का मतलब वहां उसको सब प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार से अर्थोपार्जन करना है, क्या करना है, कैसे आप अपने कार्य कर सकते हैं, अपने शरीर के जरिए बल बना कर रखें, वो सब उसको वहीं से उसकी पहली जो पाठशाला वो सब उसको बता दिया करती थी गुरुकुल में। आपने सुना होगा जो अलग अलग नीतियां, वो सब नीति का ज्ञान हमें गुरुकुल में मिलता था। जो अर्थशास्त्र चाणक्य नीति है, तो अर्थशास्त्र कोई ऐसा छोड़ने का शास्त्र नहीं है। अर्थशास्त्र यानी जीवन में हर श्रम का कोई ना कोई मोल है, उस मोल को किस प्रकार से अदा करना है, मैं अपने धन को कैसे बांटूं, वो हर चीज को अर्थ की दृष्टि से देखकर अर्थशास्त्र की रचना की गई है। क्या उसको इन्वेस्ट करूं, कैसे लगाऊं, तो वो सब गुरुकुल में पहले सिखाया जाता था। तो इसलिए आप, गुरु अगर हमारा अच्छा है, बृहस्पति यदि हमारा अच्छा है, तो कोई ये मत समझना कि केवल वो मुक्ति में ही एक्सपर्ट होगा। वो क्या करना है धर्म, और उसके बाद करते करते बीच में जरूरी अर्थ जोड़ना है, शरीर मिला है तो कामना पूर्ति भी करनी है, और फाइनली अब सब ये हो गया है तो अब मुक्ति मार्ग पर चलना है। ये बृहस्पति बहुत अच्छे से जानता है। तो आपको ये बात वो एक दृष्टि नहीं पैदा करें। आप में से कई लोग हालांकि जानते भी हैं, फिर भी मैं ये चाह रहा हूं हंस योग को या कोई भी और योग को केवल इतना समझकर मत छोड़ दें भी हाँ भी बृहस्पति केंद्र में हो जाए और उच्च का हो जाए, स्वराशि हो जाए तो बन जाता है। केंद्र का क्या मतलब है, अलग अलग धी माने क्या, और कौन कौन से ये लग्नों में बनेंगे, अलग अलग भावों का क्या महत्व है, कब ये ज्यादा स्टेटस के लिए काम करेगा, कब हमें ज्यादा निर्मल हृदय के लिए काम। जैसे मैंने बताया कि स्टेटस के लिए हंस योग से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जिन लोगों का स्टेटस कोई ऐसे पद हैं जो गुरु जैसा कोई काम है, वो तो ठीक है। लेकिन सामान्यतः ज़ोडिएक के 10वें राशि मकर राशि में गुरु वहां सैड महसूस करता है। अदरवाइज हंस योग का ज्यादा लाभ बुद्धि, शुद्धि और वृद्धि में मिल रहा है। और इनमें भी अगर मैं और बढ़िया स्पेसिफिक करूं तो शुद्धि और बुद्धि इसका सबसे ज्यादा लाभ उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से किसी भी योग को और ज्यादा फाइन ट्यून करना है कि भाई ये कहां बन रहा है, कौन से लग्न राशियों में बनता है, उसका अपना क्या महत्व है, ग्रह के अपने घर में बैठने का। अब अगर वो हंस योग बनेगा धनु से तो अलग प्रकार का देगा, कर्क से बनेगा तो अलग प्रकार का देगा, मीन से बनेगा तो अलग प्रकार का देगा। तो मेरी दृष्टि में कर्क का जो हंस योग वैसे भी वो उच्च का हो जाता है, और कर्क ज़ोडिएक का चौथा भाव, हृदय, शुद्धि, निर्मलता, यहां बैठकर वो वास्तव में ही जो मैंने बोला सबसे कठिन काम है
जिसका बृहस्पति बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, वो काम करवा देता है मुक्ति के लिए। और यहां पर भी बृहस्पति यदि चौथे भाव में बैठ जाता है धनु राशि होकर, तो भी उसका लाभ वो 8वें 12वें में करवा सकता है। इसी प्रकार से बृहस्पति मीन राशि का अर्थ क्या होता है? मीन राशि यानी एक तपस्वी के रूप में कह सकते हैं। और मीन राशि इतने ज्यादा नियमाबद्ध तरीके से नहीं चलता। माने कौन सा नियम? जो एक राज दरबार वाला नियम नहीं है यहां पर। धनु राशि में जैसे मैंने बोला, राजा के दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित, थोड़ा सा यहां पर एक क्रूरता भी देखी जा सकती है धनु राशि में, थोड़ी सी शब्दों की क्रूरता। लेकिन जो मीन राशि है वहां पर व्यक्ति ज्यादा सौम्य हो जाता है। और फिर मीन राशि आप समझ ही रहे हैं, वो ज़ोडिएक का 12वां भाव है, शॉपिंग पार्ट है। तो वैसे भी 12वें में बृहस्पति हो तो व्यक्ति को खर्च करने में, ये जो उसका इन्वेस्टमेंट को लेके वो बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। 12वां भाव हमारा शैया भी होता है, नहीं तो कई लोग पैसा खर्च करने के बाद उनकी नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। तो मीन का ये भी लाभ है, मीन राशि यदि बली है तो हमें शैया सुख में यदि कुछ समय के कारण बाधा लग रही है तो बाधा भी टाल देता है मीन राशि का बल। तो फिर आप अलग अलग प्रकार भावों से ऐसे ही निकाल कर देख सकते हैं कि भाई अगर मीन का बृहस्पति है और कन्या लग्न राशि वालों के लिए है, तो उस मीन का बृहस्पति ज्यादा फायदा करेगा पार्टनर के जरिए। और क्योंकि मीन राशि फेवरेट राशि शुक्र की, तो व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ज्यादा प्रेम एग्जॉल्टेड हो जाता है। मीन में शुक्र अच्छा खासा समय लगाता है। और देखिए, हमें अपने वैवाहिक पार्टनर के साथ अधिक प्रेम करने से कोई रोकने के लिए नहीं कहा गया कि भाई उनसे प्रेम नहीं करना है, अधिक नहीं करना है। आपका जो वैवाहिक पार्टनर है, अग्नि को साक्षी मानकर आपने उनके साथ फेरे लिए हैं, तो आपको तो उनको प्रसन्न रखना ही है हर प्रकार से। उनका धन बल से, उनको इच्छा पूर्ति, उनका सब उनको प्रसन्न रखना ही है। तो जब हम कन्या लग्न के लिए हंस योग मीन राशि में बैठकर बन रहा है, तो उसका ज्यादा लाभ पार्टनर को पूर्ण शारीरिक वैवाहिक सुख प्राप्त होगा और उसमें किसी प्रकार का ऐसा मिलावट जैसा नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? क्योंकि बृहस्पति तो सत्व बल में सर्वश्रेष्ठ है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर किसी को, हालांकि हम मिलावट राहु के कारण मिलावट समझते हैं कि भाई अगर बृहस्पति के साथ राहु बैठता है तो वो गुरु चांडाल योग जैसा बनाता है, फिर भी मैं बोल रहा हूं अगर बृहस्पति अपने राशि में एकदम युवा होकर बैठा है तो वो माने सांस्कृतिक रूप से पार्टनर में थोड़े बदलाव हो सकते हैं। माने हो सकता है आपकी सभ्यता जो है, पूजा पद्धति, पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग है, स्पाउस का अलग है, लेकिन आपकी शुचिता शुद्धता बरकरार रखेगा अगर 7वें भाव में गुरु चांडाल योग भी बन रहा है, बृहस्पति अपने भाव में बैठकर बली है। तो कारण ये बात राहु भी समझता है कि वो बृहस्पति गुरु है, तो वो अपनी हद समझता है राहु कि मैं चाहे कभी कभी ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर दूं, ऐसा प्रभाव क्रिएट कर दूं जहां पर पार्टनर के साथ कुछ डिप्लोमेसी जैसा दिखाई दे, लेकिन मैं बृहस्पति के प्रभाव को शून्य नहीं कर सकता। ये राहु बखूबी समझता है। ठीक हो गया? तो हंस योग में राशियां लग्न माने अलग अलग लग्नों में, अलग अलग राशियों में कौन कौन से भावों में बन रहा है, आप इसका विस्तार से अध्ययन करें तो आपके ज्योतिष ज्ञान में और बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपका प्रेडिक्शन निकलेगा। आप लोगों को आज के इस वीडियो में इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।